काफ़ी सारे कुछ जो चेंजेस होने वाले हैं जनवरी मंथ से, न्यू ईयर में काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले हैं। 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, चेंजेस किए हैं रूल एंड रेगुलेशंस में। तो जनवरी में क्या-क्या जो है वो चेंजेस होने वाले हैं, 1 टू 1 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ सो दैट आप सब भी अवेयर हो सकें। सबसे पहला जो डेट एक्सटेंशन है उसकी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो आईटीआर रिटर्न फाइल करने का लास्ट डेट था 31 ऑफ जुलाई 24। काफ़ी सारे लोग किसी भी वजह से ड्यू टू एनी रीज़न अगर उन्होंने 31 ऑफ जुलाई तक 24 उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की थी तो गवर्नमेंट ने और भी टाइम दिया था 31 ऑफ दिसंबर 24 यानी कि आज का डेट साल के आखिरी डे का दिन दिया था। अगर आज भी काफ़ी सारे लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की है तो डेट एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट आ गई है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो आईटीआर रिटर्न आप फाइल करेंगी उसके 15 डेज की एक्सटेंशन आपको मिल गई है, यानी कि 23-24 का आईटीआर रिटर्न अब आप फाइल कर सकते हैं 15 जनवरी 2025 तक। बिलेटेड वाले भी कर सकते हैं एंड रिवाइज वाले भी कर सकते हैं। रिवाइज कुछ मिस्टेक्स अगर आपसे हो गई तो आप रिवाइज भी कर सकते हैं। टीसीएस की जो कि परचेस ऑन कार के ऊपर आपका टीसीएस कलेक्ट होता है एट द रेट ऑफ 1% अंडर सेक्शन 206C(1)(f) के अंडर में। ये सेक्शन ये बताता है अगर आप बड़ी कार परचेस करते हैं और मोर देन 50 लाख कार का अमाउंट है तो उस पर 1% टीसीएस कार की कंपनी आपसे कलेक्ट करेगी। और इस सेक्शन यानी कि 206C(1)(f) में अभी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ जो है गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड गुड जो है वो ऐड करने वाली है, एडिशन होने वाला है, बट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है कि किस लग्जूरियस चीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें लग्जूरियस चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की जाएंगी, उसके ऊपर भी टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% कलेक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 206C(1)(f) के अकॉर्डिंग। ई इनवाइस एंड ई वे बिल के लॉगिंग से रिलेटेड ये अपडेशन मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो इस वीडियो पे मैं आपको अपडेशन दे देती हूँ। ई वे बिल एंड ई इनवाइस की लॉगिन अब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगा और ये एप्लीकेबल हो जाएगा जिस भी बिजनेस का टर्नओवर मोर देन 20 करोड़ है उसके लिए 1 जनवरी 2025 से अगर आप ई वे बिल बनाने के लिए लॉगिन करते हैं, ई इनवाइस के पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो वो ओटीपी बेस्ड जो है वो लॉगिन होगा। बिना ओटीपी के आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और 1 अप्रैल 2025 से ये सभी बिजनेस के लिए हो जाएगा। कोई भी टर्नओवर यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाएगा। हर किसी को लॉगिन करना होगा अगर ई वे बिल बनाना है या फिर ई इनवाइस बनाना है तो वो ओटीपी बेस्ड यानी कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बेसिस पे होगा। यानी कि जो अब यहाँ पे ओटीपी किस मोबाइल पे आएगा तो ओटीपी उसी मोबाइल पे आएगा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो आपने अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे रजिस्टर करवाया होगा उसी मोबाइल नंबर पे आपका जो है ओटी आएगा। या फिर एक संदेश ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको बार बार अपने ऑनर को ओटीपी मांगना पड़ता है ई वे बिल बनाने के लिए या फिर ई इनवाइस बनाने के लिए तो संदेश ऐप जो है जीएसटी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपने किया है वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा और जो संदेश ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब भी आप लॉगिन करेंगे ई वे बिल या फिर ई इनवाइस पोर्टल को तो आप ओटीपी संदेश ऐप पे रिसीव कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे लॉगिन करके अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। ई इनवाइस एंड ई वे बिल सक्सेसफुली जनरेट कर सकते हैं। और ई वे बिल से रिलेटेड एक और अपडेशन है, अगर 180 डेज से ज़्यादा पुराना ई वे बिल है तो आप उसका ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ई वे बिल आपको जनरेट करना है जो इनवाइस से 180 डेज तक का ही होना चाहिए। 180 डेज के बाद आप ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ई वे बिल जनरेशन एक्सटेंशन डेट जो होता है वो 360 डेज का ही होगा। 360 डेज से ज़्यादा आप ई वे बिल जनरेशन के लिए एक्सटेंशन नहीं ले पाएंगे। आरसीएम की एक न्यू एंट्री जो है इंसर्ट की गई थी 10 अक्टूबर 2024 को, जिसमें ये बताया गया था अगर आप कोई भी ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, मान लीजिए कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं और किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हैं कमर्शियल यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी आरसीएम के अंडर में टैक्स पे करने की। अब ये जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है वहाँ पे एक कन्फ्यूज़न चल रहा था
कि रजिस्टर्ड पर्सन के अंडर में रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन भी आते हैं और कंपोजिट टैक्स पेयर्स भी आते हैं। तो क्या ये कंपोजिट टैक्स पेयर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है? तो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये क्लियर कर दिया गया है, जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप रजिस्टर्ड हैं अंडर कंपोजिट स्कीम में और आप ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई रेंट पे प्रॉपर्टी ली है कमर्शियल यूज़ करने के लिए, तो आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। सिर्फ रेगुलर रजिस्टर जो होते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी आएगी। लेट फी वेव ऑफ कर दिया गया है। 9C की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की है 17, 18 टू 22, 23 तक के फाइनेंशियल ईयर की लेट फी वेव ऑफ कर दी गई है। आप अपनी GSTR 9C की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 की 9C की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट आज थी, यानी कि 31 दिसंबर 24। अगर आपने आज नहीं किया है तो आपको लेट फी के साथ अपनी 9C की रिटर्न को फाइल करना होगा। टीसीएस एंड टीडीएस की जो रिटर्न जाती है, तो देखिए जब भी हम रिटर्न करते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो टीडीएस एंड टीसीएस की रिटर्न्स में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गए हैं तो वहाँ पे हम करेक्शन स्टेटमेंट रिटर्न जो है वो फाइल करते हैं। पहले इसमें टाइम लिमिट नहीं थी, आप कभी भी कर सकते थे, बट 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसकी जो टाइम लिमिट है वो डिसाइड कर दी गई है। अब किसी भी पीरियड का आप लास्ट 6 ईयर तक का ही टीडीएस एंड टीसीएस का जो करेक्शन स्टेटमेंट रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं। जीएसटी में आईएमएस जो है वो एक्टिव हो गया है, काफ़ी सारे लोग इसका यूज़ भी कर रहे हैं। आईएमएस आपको कैसे यूज़ करना है? आईएमएस क्या होता है? आईएमएस में 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड पेंडिंग। जो रिसिपिएंट है वो आपके वो इनवॉइस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है एंड पेंडिंग में भी डाल सकता है। अब क्रेडिट नोट से रिलेटेड कुछ अपडेशन 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आया है। पहले क्या होता था, हम अपनी रिटर्न को फाइल करते थे, जीएसटीआर 1 में हम शो करते थे कि हमारा ये सेल है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का हमारा सेल है और हमारा क्रेडिट नोट मान लीजिए 10,000 का है, तो सेल में से क्रेडिट नोट माइनस करके 90,000 का हमारा आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी पहले बनता था। बट 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने ये किया है कि अब आप क्रेडिट नोट का डिडक्शन खुद नहीं ले सकते हैं, यानी कि जब तक आपका रिसिपिएंट क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट या डीम्ड एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक आप उसका क्रेडिट जो है नहीं ले सकते हैं। क्रेडिट नोट का जो अमाउंट है वो आप लेस नहीं कर सकते हैं। जब आपके सामने वाली पार्टी उस अमाउंट को रिवर्स करेगी, अपने सेल में से अपने परचेस में से रिवर्स करेगी अपने आईएमएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो आईएमएस जो हमारी 2B है वो आईएमएस के बेसिस पे जनरेट होती है और जो हमारी 3B है वो 2B के बेसिस पे जनरेट होती है। तो अब आप तभी ले पाएंगे जब आपका रिसिपिएंट आईएमएस में उस क्रेडिट नोट को एक्सेप्ट करेगा। अब चलिए कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। सबसे पहले इनकम टैक्स स्लैब रेट को हम डिस्कस कर लेते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम में। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ है तो ये नील है, जीरो रेटेड है, यानी कि आपका जीरो टैक्स है। अगर 3 लाख रुपीज़ तक का इनकम है, 3 to 7 है तो 5% आपका टैक्स है, और 7 to 10 है तो 10% है, 10 to 12 है तो 15% है, और 12 to 15 है तो 20% है, और 15 अबव है तो 30% आपको टैक्स देना होगा। अब आपसे भी लोग कहेंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में तो 7 लाख रुपीज़ तक नील है, 7 लाख रुपीज़ तक हमें कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो सही बात है, 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि आपको जो सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है, 7 लाख रुपए तक पे जो भी आपका टैक्स बनता है उतना आपको रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। तो आपका टैक्स ज़ीरो हो जाता है। और 7 लाख के बाद भी अगर आपकी कोई इनकम होती है तो मार्जिनल रिलीफ आपको मिलता है, उसका आप यूज़ करके जो भी आपका टैक्स बनता है आप उसी 7 लाख के ऊपर की अमाउंट पे जो टैक्स बनता है वो आप टैक्स पे कर सकते हैं। न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं। तो न्यू रिजीम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पर्सन है तब भी ले सकते हैं, पेंशन पर्सन है तब भी ले सकते हैं। न्यू रिजीम में पहले डिडक्शन 50,000 था, अब उसको इंक्रीज करके 75,000 कर दिया गया है। ओल्ड रिजीम में 50,000 पहले भी था और 50,000 अभी भी है। न्यू रिजीम में जो फैमिली पेंशन डिडक्शन था पहले 15,000 था, अब उसको इंक्रीज करके 25,000 कर दिया गया है। और नेशनल पेंशन स्कीम में पहले जो डिडक्शन था न्यू रिजीम में वो दोनों में आप क्लेम कर सकते हैं।
जो नेशनल पेंशन स्कीम की डिडक्शन है, न्यू में भी आप क्लेम कर सकते हैं और ओल्ड में भी आप क्लेम कर सकते हैं। न्यू रिजिम में जो हमारी पहले लिमिट थी वो 10% थी, उसको इंक्रीज करके 14% कर दिया गया है। अब 14% ऑफ बेसिक सैलरी आप डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं। कैपिटल गेन के बारे में, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया है और इसकी अपडेशन आने के बाद बहुत सारे जो डिस्कशन हुए थे स्पेशली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे पहले 15% टैक्स था, अब 20% टैक्स कर दिया गया है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% कर दिया गया है विदाउट इंडेक्सेशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो एग्जेम्पशन थी पहले 1 लाख रुपीज थी, अब हो गया है 1.25 यानी कि 1,25,000 पर ईयर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो होल्डिंग टाइम पीरियड होता है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि वो 12 मंथ का है या फिर 24 मंथ को आपको होल्डिंग करनी है, तो इसमें क्या टाइम पीरियड है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी के आपके शेयर्स या फिर इक्विटी हैं, आपने उसको होल्ड किया हुआ है, तो वो 12 मंथ का ही लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आता है। और कोई अनलिस्टेड कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके लिए 24 मंथ कर दिया गया है। टीडीएस से रिलेटेड रेट्स जो हैं वो भी प्रीवियस वीडियो में मैंने कवर किया था कि किस किस टीडीएस के सेक्शन पे जो रेट्स हैं वो चेंज किए गए हैं। तो आज मैं एक बार और रिमाइंड आपको कर देती हूँ। तो टीडीएस के कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसके रेट रिवाइज किए गए हैं, जैसे कि 194D जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए है। पहले इस पे 5% था, अब इसके ऊपर 2% कर दिया गया है। इसी तरीके से टीडीएस का 194D, 194DA, 194G, 194H, 194IB, 194M, पहले इन सारे सेक्शन पे 5% टीडीएस था, बट अब 2% टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। सेक्शन में अगेन रिपीट कर देती हूँ, 194D, 194DA, 194G, 194H, 194IB एंड 194M, ये सारे एप्लीकेबल हो गए थे 1 अक्टूबर 2024 से। इसमें सिर्फ एक सेक्शन है 194D जो कि 1 अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल हो गया था और 194O जो है इसके ऊपर 0.1% टीडीएस जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। 1 अक्टूबर 2024 से इसका डेट है। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल, इस पे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन चलते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है जो मोर देन 50 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी परचेस करता है, तो जो बायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन चलते थे, जैसे कि मान लीजिए जो सेलर है वो मल्टी पर्सन है या फिर बायर जो है वो मल्टी पर्सन है, तो इस केस में क्या होता था, लोग इस कंडीशन की वजह से टीडीएस को डिडक्ट नहीं करते थे। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमने परचेजर दो हैं, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सेल, इसके ऊपर काफ़ी सारे कंफ्यूजन चलते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय की है मोर देन 50 लाख तो बायर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेलर का टीडीएस डिडक्ट करने के लिए। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूजन इसलिए चलती रहती है क्योंकि अगर मल्टी सेलर है या फिर मल्टी बायर है तो इसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख की वो लोग मानते थे कि वो क्रॉस ही नहीं हुई है, तो हम टीडीएस क्यों डिडक्ट करें। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी बाय सेल की जा रही है, सेल परचेस की जा रही है, जो सेलर है वो सिंगल है बट बायर दो है। तो जो बायर है वो सेलर को पेमेंट करेगा, क्योंकि दो लोगों ने मिलकर लिया है तो हाफ हाफ पेमेंट करेंगे। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी का जो अमाउंट है वो 60 लाख की प्रॉपर्टी है, दो लोगों ने मिलकर लिया है। मिस्टर ए ने 30 लाख का दिया और मिस्टर बी ने 30 लाख का अपने अपने अकाउंट से दिया। तो वो ये कहना चाहते हैं कि 30 लाख हमने दिया है, 30 लाख पार्टनर बी ने दिया है, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट तो क्रॉस ही नहीं हो रही है क्योंकि 30-30 लाख अलग अलग अकाउंट से गया है। और इसी तरीके से सेलर के भी कंडीशन में होता था। मान लीजिए बायर सिंगल है और सेलर मल्टीपल है, एक बायर है और दो सेलर हैं, तो उन्होंने दोनों के अकाउंट में थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाला, तो वहाँ पे भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस नहीं हो रही थी। इस वजह से टीडीएस लोग डिडक्ट नहीं करते थे, काफ़ी कंफ्यूजन चल रही थी। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि आप मल्टीपल बायर हो
या फिर मल्टीपल सेलर हों। 50 लाख से अगर ज़्यादा की प्रॉपर्टी आपने परचेज की है तो आपको टीडीएस सेलर का डिडक्ट करके ही पेमेंट करना है। तो ये कन्फ्यूजन अगर होगी तो आप क्लियर कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं टीडीएस ऑन सैलरी के बारे में। मान लीजिए कि आप किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऐसी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे कि आपकी सैलरी अच्छी है और आपके सैलरी के ऊपर टीडीएस बनता है, तो आपका टीडीएस एवरी मंथ डिडक्ट होता है। एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, रैंडमली कैलकुलेशन कर लिया जाता है और एवरी मंथ वो आपके सैलरी से डिडक्ट होता है और मार्च मंथ में एक फाइनल कैलकुलेशन की जाती है और जो भी कम ज़्यादा होता है वो फाइनली डिडक्ट मार्च मंथ में कर लिया जाता है। पहले क्या होता था कि टीडीएस तो डिडक्ट होता था, टीसीएस एडजस्ट नहीं किया जाता था। मान लीजिए कि आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपने कार परचेस की है, कार कंपनी ने आपसे टीसीएस कलेक्ट किया है, तो जो टीसीएस कलेक्ट किया है उसका जब वो आपको सर्टिफिकेट देंगे तो वो भी आपका एडजस्ट किया जाएगा। अब आपका एम्प्लॉयर उसको भी एडजस्ट करेगा, टीडीएस में एडजस्ट करेगा। मान लीजिए 10,000 का आपका टीसीएस बना है, तो जो भी आपका टीडीएस टोटल मान लीजिए कि टीडीएस अमाउंट आपका 50,000 है और टीसीएस आपका 10,000 है, तो टीसीएस को टीडीएस के साथ एडजस्ट करके 40,000 का आपका टीडीएस बनेगा और वो एवरी मंथ आपके सैलरी से डिडक्ट होगा। तो पहले टीसीएस जो है वो एडजस्ट नहीं होता था, बट अब टीसीएस का सर्टिफिकेट आप ले जाके अपने एम्प्लॉयर को देंगे तो आपका एम्प्लॉयर उसके साथ एडजस्ट करके और आपका टीडीएस का अमाउंट जो है वो कम कर देगा और आपका टीडीएस एवरी मंथ कम कटेगा, तो इससे आपको बेनिफिट भी होगा। तो ये सारे अपडेशन थे जो मैंने आप लोग के साथ इस वीडियो में शेयर किया। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोनों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। टीसीएस की जो कि परचेस ऑन कार के ऊपर आपका टीसीएस कलेक्ट होता है एट द रेट ऑफ 1% अंडर सेक्शन 206C(1)(f) के अंडर में। ये सेक्शन ये बताता है अगर आप बड़ी कार परचेस करते हैं और मोर देन 50 लाख कार का अमाउंट है तो उस पर 1% टीसीएस कार की कंपनी आपसे कलेक्ट करेगी। और इस सेक्शन यानी कि 206C(1)(f) में अभी 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ जो है गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड गुड जो है वो ऐड करने वाली है, एडिशन होने वाला है, बट अभी नोटिफाई नहीं हुआ है कि किस लग्जूरियस चीज़ को इसमें ऐड किया जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की जाएंगी, उसके ऊपर भी टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% कलेक्ट किया जाएगा अंडर सेक्शन 206C(1)(f) के अकॉर्डिंग।